चेक बाउंस का नोटिस क्या होता है? क्या चेक बाउंस का नोटिस स्वयं भी भेजा जा सकता है? क्या चेक बाउंस का नोटिस किसी अधिवक्ता के द्वारा ही भेजना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज समित वर्मा एंड नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सेस टू जस्टिस। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। चेक बाउंस आज के व्यापारिक युग में एक आम प्रचलन हो चुका है। आज व्यापारी को व्यापार करने के लिए उधार माल व अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए चेक की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चेक बाउंस हो जाते हैं। यही चेक का अनादर कहलाता है और आज इस प्रकार के केसों को न्यायालय में भरमार है। और साथ ही साथ चेक प्राप्तकर्ता को चेक में अंकित मूल्य का भुगतान नहीं मिल पाता है। धारा 138B के तहत इस प्रकार के न्यायालय में मुकदमे बहुत सारे पेंडिंग हैं तथा चेक बाउंस के अनादर होने के बाद एक व्यक्ति चेक प्राप्तकर्ता चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस या चेक बाउंस केस फाइल कर सकता है। लेकिन चेक बाउंस का केस फाइल करने से पहले कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधान हैं, जिसके तहत चेक प्राप्तकर्ता चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबसे पहले सूचना देनी होती है, जिस सूचना को हम लीगल नोटिस के रूप में कहा जा सकता है। लीगल नोटिस का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है और जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, यह चेक किसी कारणवश यह चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो जाता है और इसकी सूचना चेक देने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाती है तथा साथ ही साथ यह भी बताएं कि चेक में अंकित मूल्य का भुगतान इतने से इतने दिन के अंदर कर दिया जाए और अगर आप भुगतान करने में असमर्थ या विफल हो जाते हो तो आपके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा कर दिया जाएगा। लेकिन मुकदमा फाइल करने से पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा सेक्शन 138 के तहत लीगल नोटिस के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको पूर्ण करना अति आवश्यक होता है। अर्थात लीगल नोटिस सेंड करना मैंडेटरी है। अगर लीगल नोटिस सेंड नहीं करते हैं तो हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट अर्थात चेक बाउंस केस नहीं बन पाता है। इसलिए लीगल नोटिस सेंड करना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं लीगल नोटिस की। लीगल नोटिस किस प्रकार भेजा जाता है और साथ ही साथ लीगल नोटिस किसको दे सकते हैं, अर्थात लीगल नोटिस किसको दिया जाएगा। चेक बाउंस नोटिस उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने वो चेक इशू किया था, अर्थात जिस व्यक्ति ने चेक दिया था। लेकिन उससे पहले यह भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया था क्या वह व्यक्ति एकल व्यक्ति है या साझेदारी फर्म है या कोई कंपनी है, क्योंकि उसी के अनुसार उन व्यक्तियों को लीगल नोटिस सेंड किया जाता है। अर्थात अगर एकल व्यक्ति ने चेक दिया है तो एकल व्यक्ति को लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा और अगर साझेदारी फर्म है तो साझेदारी फर्म के तहत जितने भी पार्टनर्स हैं साझेदारों को लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा। और अगर कोई कंपनी ने चेक दिया है तो कंपनियों को लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा तथा उसके कर्ताओं को भी लीगल नोटिस सेंड दिया जाएगा और जो कंपनी का मैनेजर है मैनेजर को भी लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा। उसी के तहत ही आगे कार्रवाई की जा सकेगी। ये तो हमें पता चल गया कि लीगल नोटिस भेजना किसको है, लेकिन लीगल नोटिस भेजने से पहले लीगल नोटिस तैयार कराने का कोई तरीका भी तो हो कि उसमें क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए। तो हम बात करते हैं अब लीगल नोटिस तैयार करने का तरीका अर्थात प्रारूप। लीगल नोटिस सेंड करने के लिए सबसे पहले उसमें जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसका प्रॉपर नाम और एड्रेस उसमें लिखना होता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस लिखा जाता है तथा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा जाता है और वो एड्रेस लिखा जाता है जिस पते पर वह उपलब्ध हो। अर्थात
उस व्यक्ति का वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए एज़ पर प्रोविज़न, और नहीं है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो चाहे कोई कंपनी हो चाहे फर्म हो, उसी के अनुसार नोटिस भेजने वाले का पता लिखा जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि व्यवहार का उल्लेख अर्थात मेंशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आज के इस युग में कोई भी व्यक्ति चेक इसी ही या किसी भी कोई नहीं दे देता, लेकिन उस चेक देने के पीछे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर होती है। अर्थात किस कारणवश आपने मुझे चेक दिया था, तो जो भी कोई ट्रांजैक्शन उसके पीछे है, उस ट्रांजैक्शन को लिखना अति आवश्यक होता है लीगल नोटिस के अंदर। अर्थात अगर मैंने कोई आपके साथ व्यापार किया, डील की, और उसमें मुझे कुछ डील करने के बाद आपने मुझे कुछ सामान भेजा, गुड्स भेजा, और गुड्स भेजने के एवज में मेरे को जो आपको पेमेंट करनी है, भुगतान करना है उस गुड्स का, तो मुझे जो है कैश ना देकर, आरटीजीएस ना देकर मैंने एक चेक दे दिया। तो जो चेक दिया बेसिकली यही पूरी जो होल ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का लिखा जाना लीगल नोटिस के अंदर अति आवश्यक है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कहलाता है एक लीगल नोटिस का। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखना अति आवश्यक है लीगल नोटिस में। उसके बाद हम चलते हैं कि ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन के बाद आती है चेक की, कि बेसिकली जो चेक हमें दिया गया है उसकी प्रॉपर डिटेल, अर्थात किस बैंक का चेक है, किस दिनांक को चेक दिया गया है, उस चेक में IFSC कोड क्या है और वो किस ब्रांच का है, यह है उल्लेख लीगल नोटिस के अंदर किया जाता है। और उसके पश्चात चेक बाउंस की सारी डिटेल्स इस लीगल नोटिस के अंदर लिखी जाती है। अर्थात चेक बाउंस की दिनांक जब प्राप्तकर्ता ने उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंटेशन और एनकैशमेंट के लिए लगाया है, वो तारीख, साथ ही साथ जिस दिन आपको सूचना मिली है कि यह चेक उस सो एंड सो डेट को बाउंस हो गया है, और उसके एवज में जो आपको एक रिटर्न मीमो प्राप्त होता है, उसकी तारीख बहुत ही अति आवश्यक होती है। यानी कि उसको कोई सीरियल क्रम होगा, कोई सीरियल नंबर होगा, उसके ऊपर डेट लिखी होगी, एज वेल एज वहाँ पे कोई ना कोई रीजंस भी लिखा होगा उस मेमो में, रिसिट में, कि व्हाट वाज द रीज़न व्हाई द सेड चेक गॉट डिसऑनर्ड। तो ये सारी चीज़ें इस लीगल नोटिस के अंदर डाली जाती हैं, लिखी जाती हैं, उल्लेख किया जाता है। अर्थात कि चेक जो है मैंने इस दिन लगाया था और इस ब्रांच में लगाया था, और उसके बाद जो है ये जो चेक है मेरे को मैसेज आता है, या बाद में रिसिट मिलती है, या मेरे एड्रेस पे बाद में वापस आ जाता है। तो जो मीमो के साथ मेरे को मिलेगा वो जो चेक है, तो उसमें लिखा हुआ कि बेसिकली ये जो चेक था इन कारणों के कारण बस ये चेक बाउंस हो गया है। तो जिस दिन भी आपको चेक विद मीमो रिसीव्ड होता है, तो उस दिन को काउंट करते हुए विदिन 30 डेज अर्थात 30 दिन के भीतर आपको जिस व्यक्ति ने चेक आपको दिया था उसको लीगल नोटिस सेंड करना होता है। यह मैंडेटरी प्रोविज़न है, ध्यान रखिए, मैंडेटरी प्रोविज़न है 30 दिन का लीगल नोटिस देना। तभी आप एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है। अब हम बात करते हैं कि वो जब 15 दिन जब हमने दिए हैं, नहीं 20 दिन के अंदर हमें जो लीगल नोटिस देना था, चलो हम बात करते हैं हमने 29वें दिन दिया या हमने 10वें दिन दिया चेक बाउंस होने के बाद। तो जिस दिन भी हम चेक बाउंस होने के बाद विदिन 30 डेज जब लीगल नोटिस सेंड करते हैं, तो उसमें एक टाइम लाइन दिया जाता है। टाइम लाइन अर्थात ये होती है कि विदिन 15 डेज, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है एज़ पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138C के तहत। उसमें समय सीमा दी होती है कि आपको उसके अंदर 15 दिन का समय सीमा देनी ही देनी है। तो उस व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर आप चेक में अंकित मूल्य अर्थात धनराशि का भुगतान कर दें। और अगर इस धनराशि का भुगतान करने में आप असमर्थ होते हैं तो आपके ही खर्चे के
आपके ही खर्चे के आधार पर मैं आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस मैं आपके खिलाफ फाइल कर दूंगा। यह उसको लीगल नोटिस के रूप में दिया जाता है। अब बात आती है जब लीगल नोटिस ये टोटली तैयार हो जाता है तो अब इसको कब, कैसे और कैसे भेजा जाएगा। जब भेजने की बात आती है तो इस फाइनल कंप्लीट होने के बाद इसकी कॉपी निकाली जाती है, 2 या 3 कॉपी निकाली जाती है जिनको आप आराम से रखते हैं। एक कॉपी तो आपकी ऑफिस कॉपी होगी जिसको आप सुरक्षित अपने पास रखेंगे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस या फ्यूचर कोर्ट केस करने के लिए। तो जो पहली कॉपी होगी आप एक तो उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, साथ ही साथ जो दूसरी कॉपी होगी उसको आप रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से भेजेंगे। जो तीसरी कॉपी है, तीसरी कॉपी को आप कोरियर के माध्यम से भेजेंगे। यानी कि 3 मोड हमने अडॉप्ट किए जिसके द्वारा उस चेक जिसने जारी किया था, जिसके आधार पर किसी न किसी मोड से उस व्यक्ति को सूचना लिखित रूप में प्राप्त हो सके। यह है एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, क्योंकि जब तक उसको सर्विस नहीं होगी, उसको लिखित रूप में सूचना प्राप्त नहीं होगी, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसको सर्विस कराई जाए, यानी कि अर्थात उसको जो नोटिस है, नोटिस को प्राप्त करवाया जाए। वो आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप उसको जो कम्युनिकेशंस करना है उसको लिखित सूचना देनी है तो हम उसको जो है ईमेल से भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप से भी दे सकते हैं। साथ ही साथ लीगल नोटिस को हम रजिस्टर्ड एडी, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब उसके बाद क्या होगा, उसमें हमने टाइम पीरियड दे देंगे 15 डेज़ देने के बाद भी अगर वह व्यक्ति अंकित राशि अर्थात धनराशि जो उसमें चेक में अंकित है, अगर वो तभी भुगतान नहीं कर पाता है तब क्या करेंगे। तब उसके बाद ये प्रोविज़न आता है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत कि जिस दिन 15 डेज़ जिस दिन आपने इशू किया, अर्थात जिस दिन से आपने लीगल नोटिस सेंड किया, स्पीड पोस्ट किया या कोरियर किया, तो उस दिन से आप 15 दिन काउंट करेंगे। 15 दिन जैसे एक्सपायर होते हैं उसके बाद एक काउंटडाउन चालू हो जाता है विदिन 30 डेज़ का, यानी कि देयर आफ्टर इलैप्स ऑफ 15 डेज, देयर आफ्टर 30 डेज, विदिन 30 डेज यू हैव टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ गिवन अ चेक टू यू। ओके, तो एज पर द प्रोविज़न दिस इज़ द फंडामेंटल, यही प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद यह आता है कि अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जब जो भी कोई जो चेक है, चेक का मुकदमा कहाँ किया जाए। तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने डेवलप कर रखी है, वीडियो बना रखी है। वो मैं उसका आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे कौन सी क्षेत्राधिकार के तहत आपका जो केस है, केस कहाँ पर फाइल होगा। अब बात आती है कि ये जो लीगल नोटिस है, क्या इस लीगल नोटिस को किसी एडवोकेट के द्वारा ही भेजा जाएगा? क्या ये लीगल नोटिस स्वयं नहीं भेजा जा सकता? तो हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस कौन सेंड कर सकता है, कौन इशू कर सकता है। लीगल नोटिस सेंड करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी का अधिवक्ता का ही होना निश्चित हो। चाहो तो चेक प्राप्त करता भी लीगल नोटिस सेंड कर सकता है, लेकिन उपरोक्त जो मैंने अभी डिस्कस किया है, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं अपने लीगल, जब तक आप उल्लेख नहीं करेंगे तब तक लीगल नोटिस की कोई वैलिडिटी यानी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जनरली इसीलिए कहा जाता है कि जो लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस मस्ट बी सेंड थ्रू एन एडवोकेट, बिकॉज ऑफ दैट द एडवोकेट ऑलरेडी नोन कि व्हाट आर द ingredients which I have to be mentioned in the legal notice. Therefore मेरी एक सलाह यही है कि हमेशा ज़्यादातर लीगल नोटिस अधिवक्ता के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर चेक प्राप्तकर्ता के पास कुछ धन की कमी है या कुछ और ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो एक वकील साहब को इंगेज नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में वो भी लीगल नोटिस को सेंड कर सकता है, इश्यू कर सकता है, बशर्ते नंबर 1 कि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हों। इसीलिए कहा जाता है कि और अगर वो
इंग्रेडिएंट्स आप नहीं लिखेंगे तो जो आपका लीगल नोटिस है उसकी जो सैंटिटी है, जो लीगलिटी है, वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो आपका लीगल नोटिस एक अवैध नोटिस करार कर दिया जाएगा और जिसके कारण आप फ्यूचर में कभी कंप्लेंट करते भी हो, क्रिमिनल कंप्लेंट करते भी हो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, तो आपकी जो केस की बेस है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा और उस कारणवश आपका ये जो केस है वो डिसमिस भी हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि लीगल नोटिस मस्ट बी सेंड थ्रू सम एडवोकेट्स। अब एक बात और आती है कि कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि जो लीगल नोटिस हमने उस पते पर भेज दिया है जहाँ पर वो व्यक्ति रहता था, लेकिन रिपोर्ट आती है कि वो व्यक्ति वहाँ पे रहते ही नहीं है, शिफ्टेड हो चुका है। लेकिन एक बड़ी ही लैंडमार्क जजमेंट है इस पॉइंट्स पे भी, वो है डालमिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर। इसमें ये कहा गया है कि बेसिकली कि चेक प्राप्तकर्ता ने अगर सही पते पर और सही व्यक्ति को लीगल नोटिस उसको भेजा है तो अर्थात ये प्रिजम्पशन मानी जाती है कि लीगल नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो लीगल नोटिस का कंसेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि जो चेक बाउंस होने के बाद जब हमने 50 डेज भी दे दिए हैं और लीगल नोटिस भी सेंड कर दिया है एंड देयर आफ्टर द रिज़ल्ट डिड नॉट कम आउट इन फेवर ऑफ यू, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और कौन सी कोर्ट को हम अप्रोच करेंगे जहाँ पे हम क्रिमिनल केस फाइल करेंगे, ये सारी बात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सभी से यही एक अनुरोध है कि जाते समय अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है या कुछ किसी भी तरह से आपको हेल्प करती है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास किसी एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण और सहायक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।